एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुशवाहा एकेडमी में। तो यार आज हम लोग जो है क्लास 11th के मैथ्स का पहला चैप्टर समुच्चय यानी सेट्स को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो कि फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हम थोड़ा सा जो है यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे भूमिका में जो है यहाँ पे दिखा रहा है कि समुच्चय का प्रयोग जो है संबंध एवं फलन को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। ज्यामितीय अनुक्रम, प्रायिकता आदि अध्ययन में समुच्चय के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। एक तरह से आप जान लें कि इसकी जो है हर चीज़ में आवश्यकता जो है पड़ जाती है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि समुच्चय सिद्धांत का विकास गणितज्ञ जर्मन गणितज्ञ जो थे जॉर्ज कैंटोर ने द्वारा किया गया था। त्रिकोणमितीय श्रेणी के प्रश्नों को सरल करते समय उनका समुच्चय से पहली बार परिचय हुआ था। और इस अध्याय में जो हम लोग समुच्चय से संबंधित कुछ मूलभूत परिभाषाएं और जो है संक्रियाओं पर विचार करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारी अगली हेडिंग है वो है कि समुच्चय और उसका और उनका निरूपण, ठीक, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए यहाँ पे जो है लिखा हुआ है कि दैनिक जीवन में हम बोधा वस्तुओं की संग्रह की चर्चा करते हैं, जैसे ताश की गड्डी, व्यक्तियों की भीड़, क्रिकेट टीम आदि। तो एक तरह से कह सकते हैं जितनी संग्रह वाली चीज़ें होती हैं वो सभी समुच्चय के अंदर आ जाती हैं। जितनी भी भीड़ वाली चीज़ें होती हैं, इकट्ठे जितनी चीज़ें होती हैं वो समुच्चय के अंदर आ जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे मैथ्स में भी मतलब हमारे गणित में भी कुछ होता है, जैसे संख्याओं का संग्रह, बिंदुओं का संग्रह, अभाज्य संख्याओं का संग्रह। इस तरह के जितने भी संग्रह आते हैं वो हमारे समुच्चय में आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमको जो है यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा जो है यहाँ पे दर्शाया गया है। पहला है 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं, 1, 3, 5, 7, 9। सेकंड भारत की नदियाँ। थर्ड अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर ए या यू। तो इस तरह के जो संग्रह हैं इसको हम लोग जो है समुच्चय के अंदर रखते हैं। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे जो इसमें हमारे जो एक्सरसाइज में हमारे बुक्स में जो आने वाले कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह है उसके बारे में भी हम जान लेंगे थोड़ा। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ हम देखते हैं कि उपयुक्त तो प्रत्येक उदाहरण में वस्तुओं का एक सुप्रभातित संग्रह है। ठीक, यहाँ पे सुप्रभातित संग्रह दिखा रहा है। इस अर्थ में हम ये निर्णय निश्चित रूप से ले सकते हैं कि वह वस्तु एक प्रदत्त संग्रह में है अथवा नहीं। ठीक, उदाहरण के तौर पे देखिए यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि नील नदी जो है वो भारत की नदियों के संग्रह में नहीं है। जी ऑफकोर्स नील नदी भारत में नहीं आती, इसलिए वो भारत की नदियों में नहीं है। लेकिन इसके विपरीत गंगा नदी इस संग्रह में निश्चित रूप से है, क्योंकि वो भारत की नदी है। ठीक, अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह है उसको जान लेते हैं, जो कि हमको जो है इसमें लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए एन से जो हमें डिनोट करना है यहाँ पे, सॉरी, तो यहाँ पे कैपिटल एन से जो डिनोट होगा वो प्राकृत संख्याएं होंगी। प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्याएं आपकी हो गई 1, 2, 3, इस तरह के से लेके अनंत की जो संख्याएं होती हैं वो प्राकृत संख्याएं में आ जाती हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए जेड है, पूर्णांकों का समुच्चय। तो पूर्णांक क्या होते हैं? तो पूर्णांक देखिए होता है कि दशमलव और भिन्न की संख्या उसमें नहीं आती। ठीक, और सब संख्याएँ आती हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप देख लीजिए, यहाँ पे जो पूर्णांक हमारा होगा वो आप कह सकते हैं -3, ठीक, -2, -2, -1, 0। मतलब 0 के राइट साइड में जो होती है हमारे प्लस की संख्याएं होती है और 0 के लेफ्ट साइड में माइनस वाली। तो आपको याद आ गया होगा कि मैं आई थिंक क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से लेके जितनी भी संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक में आ जाती हैं, दशमलव और भिन्न को छोड़ के। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है क्यू। अब क्यू किसको डिनोट करता है? क्यू जो हमारा डिनोट करता है वो परिमेय संख्या को। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपॉन की संख्या, यानी P/Q के रूप में जो भी संख्या होती है उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और यहाँ पे क्यू जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता। अब यहाँ पे आर है, तो आर से हम लोग वास्तविक संख्याओं को, और देखिए वास्तविक संख्या कैसे कहते हैं? तो आज जान लीजिए कि जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी संख्या आप सोच सकते हो वो सारी संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। चाहे वो प्राकृत संख्या हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे परिमेय संख्या हो, चाहे जो संख्या हो वो वास्तविक संख्या में आ जाती है, सिर्फ अंडर रूट में माइनस को छोड़ के। ठीक, अंडर रूट में जो माइनस की संख्या होती है वो वास्तविक संख्या में नहीं आती। अब देखिए यहाँ पे धन पूर्णांकों का संग्रह समुच्चय, तो उसको हम लोग Z+ से डिनोट करते हैं। धन पूर्णांक मतलब प्लस वाली संख्या, जैसे 1, 2, 3, इस तरह कोई भी संख्या हो जाए वो धन पूर्णांक में आ जाएगी। अब अब यहाँ पे क्या है? Q+ से हम लोग जो धन परिमेय संख्याओं के समुच्चय, धन परिमेय मतलब इस तरह के P/Q की संख्या लेकिन वो प्लस में हो तो वो हमारा धन परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, अब R+ से हम किसको डिनोट करते हैं? वास्तविक संख्या, यानी जितनी भी संख्याएं आती हैं वो अगर प्लस में है तो वो हमारे जो है वास्तविक संख्या हो जाती हैं। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है। अब ये कह रहा है कि इसके अतिरिक्त विश्व के 5 सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञों का संग्रह एक सुप्रभातित समुच्चय नहीं है। ठीक, क्यों नहीं है? अब देखिए जैसा कि हमने बताया था कि
हमारे लिए कोई और होगा गणितज्ञ विख्यात, आपके लिए कोई और, तो उसमें हम ये नहीं कह सकते ना कि यही सबसे विख्यात है। तो इसलिए जो है सबके लिए मापदंड जो होता है अलग अलग होता है, तो इसलिए ये हमारा समुच्चय नहीं होगा। देखिए वही चीज़ लिखा है, क्योंकि सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञों के निर्णय करने का मापदंड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है, इसलिए यह सुप्रभातित संग्रह नहीं है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है समुच्चय के लिए वस्तुएं, अव्यय तथा सदस्य पर्यायवाची पद हैं। अब ये भी जान लीजिए कि समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं, जैसे ABCD, मतलब जो हमारा कोष्ठक के बाहर वाला होगा, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ना कि A = उसके बाद हम लोग यहाँ पे मझला कोष्ठक लगाते हैं, तो ये जो कोष्ठक के बाहर वाला होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है थर्ड वाला, समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी के वर्णमाला से छोटे अक्षरों से प्रदेश करते हैं, जैसे स्मॉल a स्मॉल b। तो और जो कोष्ठक के अंदर वाले होते हैं उसे हम लोग अव्यय कहते हैं। ठीक, अव्यय, तो इसको जो हम लोग हमेशा छोटे अक्षर से डिनोट करेंगे। ठीक, तो आई होप आप लोग समझ आ गया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे जो हमको डिनोट करना रहता है, जहाँ पे मैंने = लगाया है, यहाँ पे हम लोग = ना लगा के इप्सिलन लगाते हैं। ठीक, इप्सिलन को जो है इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इज बिलोंग टू या समुच्चय। जैसे देखिए हमको लिखना हुआ कि यहाँ पे देखिए जैसे लिखा हुआ है कि A=A। ठीक, मतलब जो A है वो A का समुच्चय है, इस बिलोंग कर रहा है, कि कह रहा है कि स्मॉल a जो है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल A को। ठीक, तो इसलिए हम लोग जो है इप्सिलन, इसको इंग्लिश में इप्सिलन कहते हैं और इसका चिन्ह इस तरह होता है। ठीक, अब देखिए मान लीजिए अगर वो बिलोंग नहीं कर रहा है तो वहाँ पे हम लोग उसको कट के इसका निशान लग जाता है। देखिए यहाँ पे जैसे है कि B= बिलोंग टू B, तो इप्सिलन लगा के उसको काट दिया जाता है। ठीक, अब इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे समुच्चय लिखने की दो विधि होती है। समुच्चय लिखने की दो विधि, पहली विधि रोस्टर विधि होती है और दूसरी समुच्चय निर्माण विधि। तो इस पर भी थोड़ा सा हम लोग जो है थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहला जो हमारा रोस्टर रूप। तो रोस्टर रूप में समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। अवयवों को एक दूसरे से अर्धविराम द्वारा पृथक किया जाता है, यानी कॉमा लगा के, और उन सभी को एक मंझले कोष्ठक के भीतर लिखते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए क्या कह रहा है कि 7 से कम सभी धन पूर्णांकों के समुच्चय का वर्णन रोस्टर रूप में कीजिए। तो देखिए 7 से कम सभी धन पूर्णांक, मतलब धन जो सारी सम संख्या है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 246 और उसको मंझले कोष्ठक में लिखा हुआ है। यहाँ पे रोस्टर रूप के देखिए आपको कुछ और भी जो है उदाहरण दिए गए हैं, तो उसको हम लोग आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं यार, नहीं तो ऐसे बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। लेकिन आप जो है एक बार से जब बुक को, मतलब जब एक्सरसाइज को लगाना या बुक को पढ़ना तो एक बार देख लेना। ठीक है, लेकिन इसमें से मैं आपको एक दो बता देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे स्वरों का समुच्चय कहा है। ठीक, सेकंड वाला देखते हैं, फर्स्ट वाला देख लेते हैं। जैसे संख्या 42 को विभाजित करने वाली सभी संख्याएं सभी प्राकृतिक संख्याएं, तो देखिए 1 2 3 6 7 14 21 42 हैं, तो ये सबको जो है कोष्ठक में लिखा गया। मतलब इसको एक्सपैंड करके लिखोगे तो आपका जो है होता है वो क्या कहते हैं, हाँ, रोस्टर रूप में आ जाता है। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे जानते चलेंगे हम लोग कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है नोट में, कि नोट कीजिए कि रोस्टर रूप में अवयव को सूचीबद्ध करने के लिए उनका क्रम महत्व नहीं रखता। ठीक, हम जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है सीरियल वाइज लिखा है 1 2 3 6 7 14 21 42, लेकिन यहाँ पे देखिए वही सेम चीज़ लिखी हुई है लेकिन वो सीरियल वाइज नहीं है। तो इसमें कोई वो नहीं है कि आपको सीरियल वाइज देखना जरूरी है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि देखिए इसमें कोई भी चीज़ दोबारा दोहराया नहीं जाता। ठीक, अब देखिए जैसे यहाँ पे कि लिखा हुआ है समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते समय किसी अवयव को दोबारा नहीं लिखते। अब उदाहरण के तौर पे देखिए यहाँ पे देखिए स्कूल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए ओ डबल आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए स्कूल का समुच्चय जो है वो एक ही बार है, इसलिए यहाँ पे कोई भी चीज़ डबल नहीं लिखते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा दूसरी विधि थी वो थी समुच्चय निर्माण रूप। ठीक, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए उसमें किस तरह लिखा जाता है। तो किसी समुच्चय के सभी अवयवों को एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है। ठीक, जो समुच्चय के बाहर के किसी अवयव में नहीं होता। उदाहरण के तौर पर समुच्चय EIU की सभी अवयवों को एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म, इनमें से प्रत्येक अवयव जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ठीक, इसमें कोई भी एक ऐसा वो नहीं है जो कि व्यंजन हो। ठीक, तो इसलिए जो है यहाँ पे स्वर है और इस गुणधर्म वाला कोई अन्य अक्षर नहीं है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसको जो है V से निरूपित कर रहे हैं, क्योंकि ये वावेल है इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको V से लिख रहे हैं। अब देखिए इसको लिखा कैसे जाता है। तो ये हमारा ये रोस्टर रूप में दिया हुआ है। ठीक, ये हमारा रोस्टर रूप में, इसको समुच्चय निर्माण में लिखना है तो हमको इस तरह लिख सकते हैं कि V = X:X। ठीक,
एक्स सच डैट, एक्स इसको सच डैट भी पढ़ सकते हो आप। तो एक्स कॉलन एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के जितने स्वर है ये हमने इसको लिख दिया। या फिर हम इसको इस तरह लिखेंगे तो भी इसको जब हम लोग इस चीज़ को रोस्टर रूप में लिखेंगे तो इस तरह लिखा जाएगा, और इसी चीज़ को जब हम लोग समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो इस तरह लिखा जाएगा। ठीक, अब देखें यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ ध्यान देना चाहिए कि किसी समुच्चय के अवयवों का वर्णन करने के लिए हम प्रतीक x का प्रयोग करते हैं, जबकि x के स्थान पे किसी अन्य प्रतीक का भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे y कर लीजिए, z कर लीजिए, जो आपको करना हो वो करिए। अब इसके उपरांत कोलन का चिन्ह लगाते हैं, कोलन इसको सच डैट भी हम लोग बोलते हैं। ठीक, अब देखिए, और इसके बाद जो संपूर्ण कथन होता है उसको हम लोग मझले कोष्ठक के भीतर लिखते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इसका वर्णन, इस वर्णन में कोष्ठक का प्रयोग, इस वर्णन में कोष्ठक का प्रयोग सभी x का समुच्चय के लिए और कोलन का प्रयोग जहाँ x के लिए किया जाता है। उदाहरण के तौर पे देखिए, हम एक अगला उदाहरण देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि a इज इक्वल टू मझले कोष्ठक में x x एक प्राकृत संख्या है। क्या है वो प्राकृत संख्या? वो कह रहा है कि x जो है वो 3 से बड़ा है, लेकिन x जो है 10 से छोटा है। ठीक, x कह रहा है यहाँ पे 3 से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 10। ठीक, इसको हम लोग निम्नलिखित प्रकार से पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से इसको हम पढ़ेंगे वो समझिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि सभी x का समुच्चय जहाँ x एक प्राकृत संख्या है, जी हाँ x एक प्राकृत संख्या है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि x एक प्राकृत संख्या है। ठीक, और कह रहा है कि x 3 और 10 के बीच में है। जैसा कि मैंने कहा कि x जो है आपका 3 से बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है, तो वो 3 और 10 के बीच में ही तो है x, यानी उसके बीच में जितनी संख्या है वो x है। तो अतः संख्याएं 4, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ए के समुच्चय के अव्यय हैं। ठीक, जैसा कि अभी हमने बोला था आपको। ठीक, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि हम ऊपर जो हमने अभी उदाहरण देखे उसको देखिए तो आप उसमें जो है क्रमशः, मतलब जो हमने रोस्टर रूप के उदाहरण देखे थे, देखिए अब उसी को जो है समुच्चय निर्माण रूप में किस प्रकार निरूपित किया जाता है। तो देखिए वहाँ पे हमने जो है 42 के वो लिखे थे, 42 किसको, जो संख्या 42 को विभाजित करती है वही सब लिखा था। तो उसको हम लोग समुच्चय निर्माण रूप में इस तरह लिखेंगे कि x एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 42 को विभाजित करती है। तो 42 को जितनी भी संख्या विभाजित करती है उसको हम लोग सीरियल वाइज नीचे लिख देंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला उदाहरण हमारा 1 है। अब हम लोग जो है उदाहरण पे आ चुके हैं। तो पहला उदाहरण हमारा है समीकरण x² + x - 2 = 0 को हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। तो देखिए जब आप इसको तोड़ेंगे तो आपका ये बन जाएगा -1 और +2 जब आपका ये आएगा आंसर, और जब इसको निकाल लेंगे तो x का जो मान आएगा वो 1, -2 आएगा। तो देखिए 1, -2 को हम लोग इस तरह लिख देंगे। ठीक, उसको मझले ब्रैकेट में जो है लिख देंगे तो वो हमारा रोस्टर रूप में हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे उदाहरण जो 2 है वो कह रहा है समुच्चय x एक धन पूर्णांक है, और कह रहा है कि x² इज लेस देन 40 को रोस्टर रूप में लिखना है। अब देखिए, अब कह रहा है कि जहाँ पे जो x है वो सबका वर्ग होगा, यानी स्क्वायर होगा। तो 40 के अंदर जितने भी वर्ग वाली संख्याएं हैं तो हमको वो लिखना है। तो 40 के अंदर वर्ग वाली संख्या कितनी आती है? तो देखिए उसको लिखेंगे हम लोग, सॉरी गलत हो गया। तो यहाँ पे जो हमारी वर्ग वाली संख्याएं हैं वो आती हैं 1, 2 आएगी, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 और 6 का 36। ठीक, अब यहाँ पे 7 नहीं है, 7 का वर्ग जो हमारा वो हो जाएगा आपका 49। ठीक, तो ये हमारी जितनी भी संख्याएं हैं ये हमारी आ गई इसके वर्ग के अंदर, 40 जो है इसके वर्ग के अंदर आ गई। तो ये हमारा जो है रोस्टर रूप में हो गया। ठीक, इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखिए उदाहरण 3 क्या कहता है कि उदाहरण 3 यहाँ पे कह रहा है कि समुच्चय a = 1, 4, 9, 16, 25 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अब देखिए समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो ये देखिए सारी संख्याएं जो वर्ग की हैं, 1, 4 जो है 2 का वर्ग है, 9 जो है 3 का वर्ग है, 16 जो है 4 का वर्ग है और 25 जो है 5 का वर्ग है। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं ना कि a = मझले कोष्ठक में x एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। जी हाँ, ये वर्ग ही तो है। और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि x = n²। n² क्या है? यहाँ पे वर्ग है। ठीक, जहाँ n जो है देखिए वो n को दर्शा रहा है, और हमने यहाँ पे n क्या बताया था? n जो हमारी एक प्राकृतिक संख्या ऊपर जैसे हमने पढ़ा था। ठीक, अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आप और उदाहरण पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं सीधे प्रश्नावली पे, लेकिन प्रश्नावली पे चलने से पहले ये आखिरी उदाहरण जो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं वो है हमारा उदाहरण नंबर 5।
ठीक, उदाहरण नंबर 5 में क्या है, बाईं ओर रोस्टर रूप में वर्णित प्रत्येक समुच्चय को दाईं ओर समुच्चय निर्माण में मिलाना है। अब देखिए इधर है हमारा रोस्टर रूप, इधर है समुच्चय निर्माण रूप, अब हमको इसको मैच करना है। तो देखिए प्रिंसिपल, अब देखिए प्रिंसिपल लिखा है ये, लेकिन आप देखिए जो भी चीज़ यहाँ पे डबल है उसको यहाँ पे एक ही बार यूज़ किया गया, जैसे आई। ठीक, तो इसका हम लोग जो हमारा जो पहला वाला है वो है हमारा डी के साथ मिल जाएगा। ठीक, अब सेकेंड है ज़ीरो। अब ज़ीरो क्या है, तो देखिए यहाँ पे जो कह रहा है कि ज़ीरो, तो यहाँ पे x एक पूर्णांक है। ठीक, x एक पूर्णांक है, ये हमारा बी वाला देखिए x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, जो कि नहीं होगा, नहीं होगा, इससे मैच नहीं कर रहा है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे सी वाला क्या कह रहा है कि x पूर्णांक है जहाँ x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो ये नहीं होगा, तो ये हमारा 0 वाला इससे मिल जाएगा, क्योंकि जब हम इसको 1 को इधर भेजेंगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सेकंड थर्ड वाला क्या है, 1 2 3 6 9 18। अब यहाँ पे ए वाला देखिए एक धन पूर्णांक तथा 18 का भाजक, तो 18 का भाजक ये सब है, एक से भी कट जाएगा, 2 से भी, 3 से भी, 6 से, 9 से, तो ये नहीं, ये हमारा थर्ड वाला ए में मिल गया और जो बचा हमारा इसमें मिल गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो कि जैसा कि मैंने वही चीज़ बताया था आपको, चूँकि देखिए यहाँ पे लिखा है चूँकि डी में शब्द प्रिंसिपल में 9 अक्षर हैं, लेकिन 2 अक्षर पी और आई की जो है यहाँ पे पुनरावृत्ति, इसलिए इसको जो है एक ही बार लिखा गया है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे प्रश्नावली पे आ चुके हैं, तो चलते हैं प्रश्नावली को अब हल करना शुरू करेंगे। अब तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पहला वाला क्वेश्चन है, पहला वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। ठीक, अब ये पूछ रहा है कि कौन से समुच्चय हैं और अपने उत्तर का औचित्य जो है हमको यहाँ पे बताना है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, इतना काफ़ी है। ठीक, अब थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी वर्ष के महीनों के सभी के नाम। तो देखिए जे अक्षर से जो वर्ष प्रारंभ होते हैं वो तो हमारे 3 ही हैं, सॉरी 3 ही है। पहला है जनवरी, दूसरा है जून और तीसरा है जुलाई। ठीक, ये हमारे तीनों हैं, इसको हमको जो है मछली ब्रैकेट में लिखना है। अब देखिए यहाँ पे सेकंड वाला क्या है, हमारे भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, तो ये समुच्चय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सबके लिए तो प्रतिभाशाली लेखक अलग अलग है ना, इसको तो परिभाषित ही नहीं किया जा सकता कि नहीं मेरे लिए तो ये है आपके लिए ये, तो ये हमारा समुच्चय नहीं होगा। ठीक, सेम चीज़ थर्ड वाले में कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, तो कौन से बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ हैं इसका तो निर्णय नहीं किया जा सकता ना, तो इसलिए ये भी हमारा जो है समुच्चय नहीं होगा। ठीक, अब देखिए चौथा वाला क्या है, चौथा वाला है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो देखिए कक्षा में जो बालक होंगे वो सीमित होंगे, यानी उनको गिना जा सकता है, उनकी संख्या निश्चित है, इसलिए ये एक समुच्चय है। ठीक, अब फिफ्थ वाले पे आते हैं, तो फिफ्थ वाला हमारा क्या है कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम कौन कौन सी प्राकृत संख्या होंगी, वो होगी 1 2 3, इस तरह करते 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 आपका 99 तक। ठीक, तो ये एक समुच्चय है। क्यों, क्योंकि इसको गिना जा सकता है, इसकी संख्या निश्चित है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं छठवें वाले क्वेश्चन पे। छठवां वाला क्वेश्चन है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो देखिए प्रेमचंद द्वारा लिखी गई उपन्यासों को हम लोग परिभाषित कर सकते हैं कैसे, जैसे मान लीजिए उन्होंने गबन लिखा है, गोदान लिखा है, तो इस तरह की कुछ जो किताबें हैं, इस तरह करके हम उनकी जो उपन्यासों हैं उसका संग्रह को परिभाषित कर सकते हैं, इसलिए जो है हमारा ये भी एक समुच्चय है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमारा 7th वाला क्वेश्चन कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो समपूर्णांक जो हैं वो किस तरह होंगे, वही होंगे 0 के लेफ्ट साइड में माइनस वाली संख्याएं और राइट साइड में प्लस वाली संख्याएं। ठीक, लेकिन इसको जो हम लोग कर सकते हैं क्योंकि देखिए समपूर्णांक है, इसलिए जो है ये समुच्चय होगा। अब 8वां वाला क्वेश्चन हमारा ये है कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो देखिए इस अध्याय में, ठीक, इस अध्याय में जितने भी प्रश्न होंगे वो निश्चित हैं, उनको गिना जा सकता है, उनकी संख्या निश्चित है, इसलिए वो भी समुच्चय है। ठीक, अब 9th वाला है कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो ये तो निश्चित नहीं है कि विश्व में कौन कौन से खतरनाक जानवर हैं, और इसको परिभाषित भी नहीं किया जा सकता, इसलिए ये समुच्चय नहीं है। ठीक, और कोई रीज़न नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसको थोड़ा सा मैं और जूम कर लेता हूँ, फिर सेकंड वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए हमारे पास सेकंड वाला क्वेश्चन है कि मान लीजिए a = 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त इप्सिलन और इज नॉट इप्सिलन, मतलब इज बिलोंग टू और इज नॉट बिलोंग टू को भरना है। ठीक, अब देखिए अब कह रहा है कि 5 और a, तो यहाँ पे देखिए 5 जो है वो a के अंदर है, इसलिए हम यहाँ पे इप्सिलन भर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमारा
ई हो गया। अब यहाँ पे सेकंड वाला है कि 8, तो 8 तो है नहीं भाई, तो इसको भर के हम लोग काट देंगे। ठीक, यहाँ पे 0 0 भी नहीं है तो ये भी कट जाएगा। ठीक, हम देखते हैं यहाँ पे 4, तो 4 तो है, तो 4 पे भी हम लोग भर देते हैं। 2 भी है तो 2, यानी 2 इज़ बिलोंग टू ए, जो सब हमारे ए के अंदर है, इस बिलोंग कर रहे हैं। ठीक, 10 नहीं है तो इसको लिख के काट देते हैं। तो थर्ड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना है। ठीक, यहाँ पे हमको जितनी भी समुच्चय दिए हैं उसको रोस्टर रूप में लिखना है। यहाँ पे पहला वाला ये है कि a इज इक्वल टू ब्रैकेट में x सच दैट x एक पूर्णांक है और जो वो x है वो -3 से बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है। ठीक, -3 से बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है। वो -3 भी हो सकता है लेकिन जो है 7 से छोटा है। ठीक, तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सामने ही। तो इसको पहले हम लोग मछली ब्रैकेट में लिखेंगे, तो मछली ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। ठीक, यहीं तक होगा, 7 तो होगा नहीं क्योंकि कह रहा है 7 से कम, तो 7 से कम केवल 6 तक आएंगे। तो ये हमारा पहला वाला हो गया। अब सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला है कि संख्या 6 से कम। ठीक, एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, तो सेम वही चीज़ होगा। 6 से कम कितनी संख्या आती हैं, 6 से कम हमारी जो हो जाएगी, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बी वाला, 6 से कम हमारी संख्या हो जाएगी 1 2 3 4 और 5। ठीक, तो ये हमारी संख्याएं जो आ गई आपका बी वाले में। अब सी वाला क्या है, सी वाला है कि 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 हो। ठीक, अब कह रहा है कि 2 हमको ऐसी संख्या लेनी है जिनके अंकों का योगफल 8 हो। ये नहीं होता कि वो 2 अंकों की होनी चाहिए, तो कौन कौन सी हो जाएंगी हमारी, तो सबसे पहला हमारा हो जाएगा 1 और 7, 2 और 6, 3 और 5, 4 और 4। ठीक, अब ठीक है उसको उल्टा करते हैं, 5 और 3 हो जाएगा। ठीक, 6 2 हो जाएगा, 7 1 हो जाएगा, 8 और 0। ठीक, अब आप कहोगे कि हम लोग 0 8 क्यों नहीं लेंगे, 0 8 अगर लेंगे तो वो एक अंक की संख्या हो जाएगी ना, हमको 2 अंक की संख्या लेनी है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो डी वाला क्वेश्चन है, डी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डी वाला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 का भाजक है। ठीक, अब देखिए हमको यहाँ पे लिखना है एक अभाज्य संख्या भी हो और 60 का भाजक भी हो, तो कौन कौन सी संख्या आ जाएंगी उसके अंदर, तो यहाँ पे हम लिखते हैं डी वाला। अब देखिए अभाज्य संख्या हमारा 2, वो 60 को डिवाइड करेगा और अभाज्य संख्या भी है। ठीक, 3। ठीक, अभाज्य संख्या 60 को डिवाइड और 5। ठीक, इतनी संख्याएं जो 60 के भाजक भी हैं और अभाज्य संख्या भी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं ई वाला क्वेश्चन। तो ई वाला क्वेश्चन हम कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, तो ट्रिग्नोमेट्री के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखना है। और फिर यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि उसको हम लोग दोहराते नहीं है, इसलिए दोहराया नहीं जाएगा यहाँ पे, तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ डी वाला। अब यहाँ पे हम लोग जो है ई वाला लिखते हैं। ई वाला क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री लिखना है हमको, तो क्या क्या आएगा, टी हो जाएगा, आर हो जाएगा, आई हो जाएगा, जी हो जाएगा, ओ हो गया। अब यहाँ पे एन हो जाएगा, ओ नहीं आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे लिख लिया है, एम हो गया। ठीक, ई हो जाएगा, टी नहीं होगा, आर नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे लिख चुके हैं हम लोग पहले से, और यहाँ पे वाई हो गया। ठीक, अब इसी तरह ठीक 6 वाला हो जाएगा कि यहाँ पे बेटर शब्द के अक्षरों का समुच्चय लिखना है, तो दोहराना है नहीं, तो क्या क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, ई हो जाएगा, टी हो जाएगा और आर। ये हो गया हमारा बेटर। तो देखिए हम यहाँ पर जो थर्ड वाला सॉल्व कर लिया। अब फोर्थ वाले पे चलते हैं। तो देखिए यार थोड़ा सा लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग एडजस्ट करिएगा। तो यहाँ पे हमारा जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 3, 6, 9, 12। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 का टेबल ही है, 6 कम 6 6 चौके 12। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं टेबल है, इसको हम लोग किस तरह लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम जो है इसको यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे जो मैं पहले वाले का ले लेता हूँ, आप कह सकते हो इसको हम लोग जो ए से डिनोट करेंगे कोष्ठक के बाहर, वो भी कैपिटल। ठीक, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे मझला ब्रैकेट, तो मझला ब्रैकेट के बाद क्या हो जाएगा हमारा एक्स सच डेट एक्स। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे 3n। ठीक, 3n आप देख सकते हो, तो कहोगे कि ये 3 के प्रथम 4 गुणज हैं। ठीक, ये भी लिख सकते हो कि एक्स सच डेट एक्स संख्या 3 के प्रथम 4 गुणज है। यहाँ फिर आप इस तरह लिखो जैसा कि आपके आंसर में दिया है 3n, जहाँ 3n जहाँ क्या कह रहा है कि n इज लेस देन और इक्वल टू 1, n इज लेस देन और इक्वल टू 1, सॉरी n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू
4। ठीक, तो ये हमारा पहला हो गया। सेकंड क्या करा है, 2 4 8 16 32। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे देखो 2 है, फिर 4 को हम लोग 2 की घात 2 लिख सकते हैं, 8 को 4 की घात 3 लिख सकते हैं, 16 को 4 की घात 4 लिख सकते हैं, और 2 की घात 4 लिख सकते हैं, और 32 को 2 की घात 5 लिख सकते हैं। ठीक, तो इसी तरह आप देखोगे तो यहाँ पे जो है, अब देखो यहाँ पे घात बढ़ रहा है। ठीक, तो इसको भी ठीक इसी तरह लिखेंगे कि a इज इक्वल टू, आपका मतलब ब्रैकेट फिर लग जाएगा, क्या हो जाएगा, x सच डेट x। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, 2। अब यहाँ पे n ऊपर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे घात बढ़ रही है। ठीक, अब फिर वही चीज़ होगा, क्या होगा, यहाँ पे 5 बार जा रहा है ना, इसकी कितनी 5 है ना, ये संख्या 5 है ना, तो इसको हम लोग 5 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक, ये हो जाएगा। अब थर्ड वाला क्या है, 5 25 125 625। अब यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे घात ही बढ़ रहा है। ठीक, 5 हो गया, अब 25 को भी हम 5 की घात 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब थर्ड वाला जो हमारा थर्ड वाला मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इसको हम लोग करेंगे इरेज, और थर्ड वाला हम यहीं पे लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा थर्ड वाला, वही हो जाएगा। ठीक, बाहर आपको a लिखना है, इज इक्वल टू, फिर मछला ब्रैकेट में, और मछला ब्रैकेट में आप वही लिखोगे, सॉरी मछले ब्रैकेट में वही लिखोगे, x सच डेट x। ठीक, अब यहाँ पे 5n हो जाएगा, 5n, जहाँ क्या होगा वही चीज़ होगी। तो वही चीज़ क्या हो रही है हमारी कि 1, ये हो गया, फिर n हो गया, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक, लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक, अब मैं फिर चौथे वाले पे चलते हैं। तो चौथा वाला क्या कर रहा है, 2 4 6। अब देखिए जो 2 4 6, तो यहाँ पे 2 4 6 के बाद फिर डॉट 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 लगा दिए, मतलब क्या कर रहा है, ये हमारा प्राकृतिक संख्या के संग्रह को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, तो चौथे वाले में आपको जो है इस तरह तो लिख नहीं सकते, तो मैं इसको लिख के बता देता हूँ कैसे हम लोग इसको लिखेंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे, बाहर x ही ले लेता हूँ। ठीक, फिर यहाँ पे मतलब ब्रैकेट, फिर x सच डैट x। ठीक, फिर क्या करोगे, लिख दोगे सीधा सम प्राकृत संख्या। ठीक, यहाँ पे देखिए सम प्राकृत संख्या है ना, तो सम प्राकृत संख्या को दर्शा रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम सम प्राकृत संख्या का संग्रह। ठीक, यही तो दर्शा रहा है, ये सम प्राकृत संख्या का संग्रह ही तो दर्शा रहा है। तो ये लिख देंगे। अब पाँचवा लिखने की जगह नहीं तो बचा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको करने जा रहा हूँ इरेज। तो देखिए फर्स्ट वाले का ये है, सेकंड वाले का ये थोड़ा सा यार घिच-पिच हो रहा है। ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन तो इसको हम लोग जो है इरेज कर देते हैं। और अभी हम जो है अभी 5 वाले लिखेंगे। तो देखिए 5 वाला क्या करा है, 1 4 9 फिर कॉमा डॉट 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 फिर 100। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए सबका जो है वर्ग हो रहा है। ये देखिए 1 हो गया, फिर यहाँ पे 4 जो है 2 का वर्ग है, 3 जो है 9 का वर्ग है, फिर 100 जो हमारा 10 का वर्ग है, यानी ये 10 के वर्ग तक जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आप जो 10 के स्क्वायर तक जा रहा है, तो हम सिंपली यहाँ पे भी वही ले लेते हैं। एक बार मैं सॉरी यहाँ पे जो हम लोग लिख लेंगे x इज इक्वल टू, ठीक, फिर मतलब ब्रैकेट लगाएंगे, फिर हो जाएगा हमारा x सच डेट x। ठीक, अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो हमारा स्क्वायर हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे संख्या का स्क्वायर हो रहा है, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे n का स्क्वायर। ठीक, n का स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे, सेम वही चीज़ कि n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 10। ठीक, क्योंकि 1 से तो बड़ा ही है लेकिन 10 से छोटा है। ठीक, तो ये जो हमारा ये 5वां वाला है। ठीक, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। तो अब अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला वाला क्वेश्चन जो है 5वां वाला क्वेश्चन, तो इसको इरेज करके आता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग 5वां वाले क्वेश्चन पे आ गए। 5वां वाला क्वेश्चन निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयव को सूचीबद्ध कीजिए। अब देखिए पहला वाला क्या है कि a इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। विषम प्राकृत संख्या तो बहुत सी है, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो देखिए उसको हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ a इज इक्वल टू, फिर ये हो गया आपका, तो यहाँ पे सिंपली विषम प्राकृत संख्या कौन कौन सी, 1 है, 3 है, 5 है, डॉट डॉट डॉट, क्योंकि उसके बाद तो नहीं पता ना, तो इसको हम लोग इस तरह लिख लेंगे। सेकंड वाला देखिए कह रहा है कि b इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स एक पूर्णांक है -1/2। यहाँ पे कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन 9/2। हम देखिए तो पूर्णांक है, तो पूर्णांक तो जैसा कि मैंने बताया था कि दशमलव और भिन्न में तो होंगे नहीं, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.5। ठीक, 0.5 होगा, और ये कितना हो जाएगा 9.2। ठीक, 0.5
5 और 9.2 के हमको ऊपर लिखना है, जो x होगा हमारा वो उसके ऊपर होगा। तो देखिए यहाँ पे b वाला क्या होगा हमारा, b वाला हो जाएगा सिंपली मतलब ब्रैकेट लेंगे तो 0.5 के ऊपर क्या आया था हमारा 0 आ जाएगा, हमारा -0.5 आएगा तो -0.5 का जो हमारा वो हो जाएगा उसके ऊपर 0 हो गया। अब 0 के बाद क्या आ जाएगा हमारा 1 आ गया, ठीक, 4.5 के बीच में है, 2 आ गया, 3 आ गया और 4 तक जाएगा क्योंकि 4 के बाद हमारा 4.5, 4.5 के बाद 5, तो 5 तो हमको लेना नहीं है, हमको 4.5 से कम ही लेना है, तो इतना हो गया हमारा, ठीक। सी वाला क्या है, सी वाला कह रहा है कि एक एक्स एक पूर्णांक है, एक्स स्क्वायर, ठीक, इज़ लेस देन और इक्वल टू 4। यहाँ पे कह रहा है कि हमारा जो एक्स स्क्वायर होगा वो 4 से कम होगा या 4 के बराबर होगा। तो 4 के अंदर कौन कौन सी आती है स्क्वायर, वही हमको लेना है, ठीक। तो सी वाला हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, यहाँ पे हम मतलब ब्रैकेट लगाएंगे, देखिए -2 का भी 4 ही होता है, ठीक, -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा आपका, ठीक। अब यहाँ पे हमारा 0 तो लेना ज़रूरी है भाई, अब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पे देखिए जितनी भी संख्या आती हैं जो हम जिनकी स्क्वायर जो है 4 होगा या 4 से कम होगा वो सारी संख्या हमको यहाँ पे ले लेना है, ठीक। तो वो सारी संख्या हमने यहाँ पे ले ली है। अब डी वाला कह रहा है कि लॉयल एक शब्द अक्षर है उसको हमको जो है लिखना है। तो देखिए डी वाला क्या हो जाएगा, डी वाला कोई भी चीज़ हम डबल नहीं लेते हैं, ये चीज़ हमको याद रखना है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा LOYA, ठीक, ये हमारा लोया हो जाएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, तो जगह नहीं तो मैं इसलिए थोड़ा सा नीचे जा रहा हूँ, देखिए कहाँ तक जाते हैं। अब यहाँ 5वां वाला क्वेश्चन है हमारा ई का, कि वर्ष का ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते, ठीक। तो इसके लिए मैं देखिए यहाँ पे डी वाला इरेज करता हूँ थोड़ा सा अब जगह बनाने के लिए हमको इरेज तो करना पड़ेगा, तो इरेज कर लेते हैं जल्दी से, ठीक। अब ई वाला लिखते हैं। तो ई वाला कह रहा है कि ऐसा महीने जिसमें 31 दिन नहीं होते। तो देखिए ऐसे महीने जिसमें 31 दिन नहीं होते हमको वही लिखना है। तो सिंपली कौन कौन से महीने हैं आपका, फरवरी हो गया, अप्रैल हो गया, जून हो गया, सितंबर हो गया, नवंबर, ठीक, ये तो याद ही होगा। तो ये वाला लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो अब सीधे एफ वाले पाते हैं। एफ वाला क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन जो के पहले आता है। तो के पहले आने वाले व्यंजनों को हमको यहाँ लिखना है। तो एफ वाला कैसे लिखेंगे, तो ये हम मजला ब्रैकेट लगाएंगे। के से पहले कौन कौन से व्यंजन आते हैं, तो आ गया आपका बी, सी, डी, ई नहीं होगा वो तो स्वर है, तो एफ, फिर आपका जी, एच, आई नहीं, और फिर जे के बाद आता है आपका के, ठीक। तो जे तक हम लिख लेंगे मजला ब्रैकेट, फिर यहाँ पे हम लोग जे हो गया, फिर यहाँ पे हम लोग जो है मजला ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब ये हमारा देखिए 5वां वाला हो गया। अब चलते हैं 6वें वाले पे। 6वां वाला देखिए, 6वां वाला आखिरी होगा। तो अभी 6वें वाले पे आते हैं। और यहाँ पे 6वां वाला क्वेश्चन है कि बाईं ओर रोस्टर रूप लिखे हैं और दाईं ओर समुच्चय निर्माण, ठीक, इसको हमको मिलान करना है। अब देखिए क्या है, पहला है 1 2 3 6। अब 1 2 3 6 किसके हैं और क्या आएगा, तो यहाँ पे पढ़ते हैं एक अभाज्य संख्या जो 6 के भाजक हो। एक अभाज्य संख्या 6 के भाजक नहीं है, नहीं। 10 से कम विषम प्राकृत संख्या नहीं। तो ये हमारा ये हो जाएगा, पहला वाला हमको सी से मिला देना है। एक प्राकृत संख्या 6 के भाजक, ठीक, यानी जो हमारा पहला वाला होगा वो सी में मिलेगा। इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं, पहला वाला सी में हो गया। चलो भाई, पहला वाला सी में हो गया। सेकंड क्या है, 2 3, 2 3 आपका इसमें मिल जाएगा। कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या 6 के भाजक, अभाज्य संख्या 6 के भाजक है, मैथमेटिक्स का मैथमेटिक्स में मिल जाएगा, और जो बचा हमारा इसमें मिल जाएगा। ये 10 से कम सारी जो है विषम प्राकृत संख्या है, ठीक। तो इसी के साथ जो हमारा पहला प्रश्नावली होता है सॉल्व, और इस वीडियो को भी हम लोग करते हैं ख़त्म। सेकंड वीडियो में हम लोग जो प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।